हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमेटॉयड अर्थराइटिस। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस क्या होती है और ये इसका होने का कारण क्या है और इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है, ये क्यों होती है और कैसे होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और फाइनली हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। मेरा नाम है विवेक कुमार और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस होती क्या है। रिमेटॉयड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच प्राइमरी अफेक्ट द ज्वाइंट्स। ये प्राइमरली ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है, लॉन्ग बोन्स की जो ज्वाइंट्स होती है उसको अफेक्ट कर देती है। इन्फ्लामेशंस ऑफ द साइनोवियम विच कॉज द डैमेज टू द ज्वाइंट्स और लीडिंग टू द कार्टिलेज एंड बोन डैमेज। ये होती है कि इन्फ्लामेशंस हो जाती है साइनोवियम मेम्ब्रेन में और साइनोवियल फ्लूइड में, और वहाँ से कार्टिलेज डैमेज होने लगती है जिसके कारण बोन भी डैमेज होने लगती है, जिसके कारण चलने फिरने में हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। रिमेटॉयड अर्थराइटिस को हम आम भाषा में गठिया भी कहते हैं, जिसके घुटनों का दर्द कहते हैं। चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, कहीं स्टेयर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है ये चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स की, इसमें कैसे कैसे क्या होती है। देखिए, आपको जो ऊपर नीचे दो दिख रहे हैं ये बोन्स हैं, बीच में एक है ये कार्टिलेज, यहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और यहाँ में फाइब्राइड ज्वाइंट्स है, ये फाइब्राइड ज्वाइंट्स है। उसके बाद ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पे है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल फाइब्रस कैप्सूल्स हैं। और उसके बाद ये बीच में जो आपको पिंक पिंक दिखाई दे रही है ये साइनोवियल फ्लूइड्स हैं। तो चलिए अब हम जान गए कि क्या कौन कौन कहाँ होती है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं इसकी जेनेटिक फैक्टर क्या है, यानी इसकी कॉजेज़ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। जेनेटिक यानी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, जीन में कोई म्यूटेशंस हो गई और उससे प्रोटीन में फॉर्मेशंस अच्छे से नहीं हो रही है, कोई ऐसा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है जो हमारे जो बोन की जो प्रॉब्लम है वो रिस्क हो जा रही है होने की। उसके बाद ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ये होती है कि खुद की जो एंटीबॉडी है अपने जो सेल्स के हैं अपने बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट काम करने लगती है, उसी को रिकॉग्नाइज कर लेती है एज अ फॉरेन बॉडीज और उसी पे हमले कर देती है और वहाँ से इन्फ्लामेशन शुरू होने लगती है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे स्मोकिंग, पॉल्यूशन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इन्वायरमेंटल में। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर क्या हो सकती हैं। हार्मोनल फैक्टर ऐसे कह सकते हैं जैसे इस्ट्रोजेंस जो होती है, ये मेनोपॉज के बाद, ज़्यादातर वोमेन में मेनोपॉज के बाद क्या हो जाती है, इसकी इस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है, जिससे कैल्शियम की लेवल भी कम हो जाती है, जिससे ज़्यादा चांसेस रहती है रिमेटॉयड अर्थराइटिस होने के। ये है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल फैक्टर हैं। और फैमिली जो हिस्ट्री है, फैमिली में अगर किसी को आ रही है, यानी जेनेटिकली किसी को आ रही है, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ऐसे पास हो रही है फैमिली हिस्ट्री में, तो वो उसके कारण भी हो सकती है। एज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन रिस्क है, क्योंकि एक एज पे जाकर 40 to 60 ईयर पे जाकर मैक्सिमम लोगों को रिमेटॉयड अर्थराइटिस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी सारी बॉडी का वेट जो होता है लॉन्ग बोन्स पे पड़ती है, जिसके कारण वो उसकी जो दो बोन्स की जो ज्वाइंट्स होती है वहाँ पे घिसते घिसते स्पेस कम हो जाती है ज्वाइंट के बीच पे, ताकि वहाँ पे स्पेस कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे पेन होने लगती है, इन्फ्लामेशंस हो जाती है और बोन्स की इरोडेशंस होने लगती है और उसकी डिस्ट्रक्शंस होने लगती है, जिससे रिमेटॉयड अर्थराइटिस होने की चांसेस रहती है। एज, उसके बाद सेक्स। सेक्स क्या है कि मोर कॉमन इन वोमेंस। क्यों वुमेन में ही, क्यों? क्योंकि जो मेनोपॉज के बाद 45 to 47 ईयर के बाद जो मेनोपॉज होती है उसके बाद क्या होती है कि एस्ट्रोजन का लेवल सडनली डिक्लाइन हो जाती है, यानी कम हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा चांसेस रहती है रिमेटॉयड अर्थराइटिस होने के। और इसके बाद हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। ये इसके पैथोजेनेसिस यानी ये कैसे कैसे ये बीमारी डेवलप होती है हमारी जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स की होती है सबसे पहले कि हम दो फैक्टर मेन होती है, एक जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल। जेनेटिक जैसे HLA और जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो प्रोटीन्स है, जो सॉरी एंटीजेंस है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो एंटीजेंस है, ये क्या करती हैं, ये रिकॉग्नाइज करने का काम करती है एंटीजेंस की। ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो एंटीजेंस है, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंटीजेंस। ये क्या करती हैं, खुद की एंटीजेंस जो होती हैं बॉडी की उसको रिकॉग्नाइज करती है, जो फॉरेन बॉडी आती है उसको भी रिकॉग्नाइज करने का काम करती है।
कभी कभी हमारे बॉडी के खुद के इम्यूनिटी के अगेंस्ट ये काम करती है, जिसके कारण होता है क्या है कि इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा गया है। तो इसके कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी स्मोकिंग, पैथोजेंस यानी गैट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन सब चीज़ के बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस की वजह से भी ट्रिगर हो सकती है हमारी इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होती है। ये कैसे होती है? जब हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर करती है, ट्रिगर द चेंजेस ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करती है? प्रोटीन की चेंजेस करती है, प्रोटीन की फॉर्मेशंस में चेंजेस कर देती हैं, जिसके कारण होता क्या है, दीज प्रोटीन्स एज अ सेल्फ एंटीजेंस, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में खुद की एंटीजन बना लेते हैं। ऑटोमेटिक जो प्रोटीन में चेंजेस आते हैं तो वो एंटीजन की तरह काम करने लगते हैं, जिसके कारण होता क्या है। अब उसके बाद देखते हैं, अगर एंटीजन कोई भी बॉडी में आ गई या खुद की जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, या प्रोटीन ऐसी गलत प्रोटीन बन रही है जिसके कारण वो एंटीजन की फॉर्म हो जा रही है, उसके कारण क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई भी एंटीजेंस हमारे बॉडी में इंटर करती है तो क्या होती है, CD4 जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण इसके एक्टिवेट के कारण जो बी सेल्स है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। बी सेल्स एक्टिवेट होने के कारण बी सेल्स की बाद में प्रोलिफरेशन होने लगती है। यही प्रोलिफरेशन चेंजेस कर देती है प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स। और उसके बाद क्या करती है कि स्पेसिफिक जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन, जो हमारे बॉडी में खुद की जो सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, बी सेल्स है, वो ऐसी एक एंटीबॉडी बनाती है जिसको सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने लगती है। जो एंटीजन है हमारे बॉडी, जैसे हमारी ये बॉडी है, ये एंटीजन है, तो यहाँ पे हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑटो एंटीबॉडी बनेगी, ऑटो एंटीबॉडी, खुद की एंटीबॉडी जो इसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये एंटीजन है और उसके बाद ये एंटीबॉडी है, ये खुद को रिकॉग्नाइज करेगी और उसी पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देगी। वो कैसे स्टार्ट होगी अभी जानते हैं कि जो टी हेल्पर सेल्स है, ये एंटीबॉडी गोज़ इनटू द सर्कुलेशंस, यही जो एंटीबॉडी है ये सर्कुलेशंस में चल जाती है, सर्कुलेशंस में चल जाती है। उसके बाद होती क्या है, ये साइनोवियल जॉइंट्स में भी चली जाती है। अगर सर्कुलेशंस में गई तो ये साइनोवियल जॉइंट्स में भी चली जाएगी, साइनोवियल जॉइंट्स में भी, और यहीं पे इन्फ्लामेशन से स्टार्ट करेगी। वो कैसे करेगी? सबसे पहले तो टी सेल्स की सिक्रीट करेगी। टी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे इन्फ्लामेशंस जो केमिकल्स मटेरियल्स है वो क्या है, साइटोकाइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इंटरफेरॉन है, इंटरल्यूकिन, ये सारे सेल्स होती है, एक ऐसे सेल्स होती है, सेल मेडिएटर होती है, सेल मेडिएटर होती है जो इन्फ्लामेशंस को स्टार्ट करने का काम करती है। सबसे पहले क्या होती है कि जो साइटोकाइन से ये रिलीज होती है, टी सेल्स सिक्रीट करती है। साइटोकाइंस क्या करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 17 रिलीज करती है, जिसके कारण होती है कि यहाँ रिजल्ट टू प्रोडक्शंस ऑफ द मैक्रोफेजेस, यहाँ पे मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शंस होने लगती है, साइटोकाइंस की प्रोड्यूस हो और इन्फ्लामेशन से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहीं से साइटोकाइंस क्या करती है, टी सेल्स एक रैंकल सेल्स रिलीज करती है। रैंकल्स एक प्रोटीन्स होती है, एक ऐसी प्रोटीन जो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट यानी वो ऐसे उससे जाकर ओस्टियोक्लास्ट एक बोन सेल्स है जो उसके साथ बाइंड कर देती है और वहाँ पे बोन की लाइसिस होने लगती है, यानी बोन की ब्रेकडाउन होने लगती है, जिसके कारण बोन की ब्रेकडाउन होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशंस होगी, पेन होगी और ऐसे चलने फिरने में बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद देख लेते हैं टी सेल्स क्या क्या करते हैं, प्रोड्यूस द मैक्रोफेजेस एंड प्रोड्यूस अ साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 6, ये सारे रिलीज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन से स्टार्ट कर ले। और जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बाद में जाकर प्रोलिफरेट होने लगती है और पैनस बनाती है। ये पैनस होती क्या है, ये पैनस वो चीज़ है जो थिक स्वेलन साइनोवियल होती है, थिक स्वेलन होती है, मोटी हो जाती है और ग्रैनुलेशंस टिश्यू बनाती है। हम जानते हैं कहीं पे भी इन्फ्लामेशंस होती है तो वहाँ पे ग्रैनुलेशंस बनती है। ग्रैनुलेशंस कब बनती है, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशंस होती है, वहीं पे ग्रैनुलेशंस बनती है जिसको हम पैनस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैनस याद रखिएगा। पैनस जो होती है ये क्या होती है, पैनस बाद में, पैनस में होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लामेटरी सेल्स, यही सब चीज़ें रहती हैं। प्रोड्यूस प्रोटीएज एंजाइम, यही चीज़ें क्या करती है, फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट इन्फ्लामेटरी सेल्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम।
यही प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करते हैं जो क्या करती हैं, कार्टिलेज को डैमेज करती है और सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करती है, इरोड बोन को इरोडेशन हो जाती है, यानी वहाँ पे बोन की ब्रेक डाउन होने लगती है। इसी को हाँ, ये चीज़ें सारे आ गए पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस है ये सब चीज़ें। ये इसको हम इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होगी, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की जब चलते वक्त जो है पेन होगी आपको, जब चल रहे होंगे तब पेन होगी। उसके बाद स्टीफनेस होगी वहाँ पे। उसके बाद स्वेलिंग, रेडनेस और वार्मथ एंड अफेक्टेड द जॉइंट्स। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई है साइनोवियल मेम्ब्रेन में यानी जॉइंट पे, तो जॉइंट में स्वेलिंग होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी, ये सब चीज़ें तो जाहिर सी बात है। उसके बाद हो गया लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शंस, मोबिलिटी। इतनी अगर सीवियर स्टेट में चली गई, यानी सबसे पहले अगर इसकी भी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अगर आप लास्ट स्टेज में हैं तो ज्वाइंट की मोबिलिटी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फैटिक, फीवर, अगर आपको इन्फ्लामेशन है तो फीवर भी होगा, वेट लॉस भी होने लगती है। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस वो होती है चलते वक्त जब आपने फर्स्ट मॉर्निंग में जब आप बेड से उठे उसी वक्त जो आपको पेन होती है बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम चलने में जो पेन होती है सुबह सुबह में, उसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। एकदम से स्टिफ हो जाती है हमारी जॉइंट्स। उसके बाद जॉइंट में क्या होती है, जॉइंट डिफॉर्मिटी में होती है या कि अल्नर डेविएशंस हो जाती है। यहाँ पर क्या करती है, थोड़ी थोड़ी सी मुड़ जाती है, अल्नर जॉइंट की डेविएशन होने लगती है, डेविएशन होने लगती है। अब होती इससे क्या है कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वहाँ पे डेविएशन हो जाती है इन्फ्लामेशंस के कारण। अब इसकी डायग्नोस कैसे कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस ये है कि मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशंस। हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, कि कोई सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या कुछ चीज़ें ऐसे ले रहे हैं ताकि वो ट्रिगर कर रही है, ये सब चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे। उसके बाद रिमेटॉइड फैक्टर, रिमेटॉइड फैक्टर जो ये सब चीज़ें हैं, आप पूछना है कि रिमेटॉइड फैक्टर ये सब चीज़ें क्या होती है। रिमेटॉइड फैक्टर, ये अगर रिमेटॉइड फैक्टर की टेस्ट कराएंगे। उसके बाद एंटी सीरुलिनेटेड प्रोटीन्स एंटीबॉडी टेस्ट होती है, सीसीपी टेस्ट, इसकी हम टेस्ट कराएंगे। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है <20 EU पर ml होती है, लेस देन 20, हम लिख देते हैं <20 EU पर ml होती है, और इसकी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो होती है ये इन्फ्लामेशंस को इंडिकेट करती है। इसकी भी नॉर्मल वैल्यू होती है <0.3 mg/dl होती है। इसको अगर इससे लेस है तो यानी इन्फ्लामेशंस नहीं है, अगर इससे ज़्यादा है तो यानी इन्फ्लामेशंस बोन में हो रही है। ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसकी भी एक ब्लड टेस्ट के ही साथ होती है, वो भी हम कराएंगे। उसके बाद इमेजिंग सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे करा कर देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें चेंजेज हुई है, अल्ट्रासाउंड और MRI भी करा सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट नसीड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं ताकि पेन ना हो, इन्फ्लामेशंस को रोक सके, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड वही चीज़ें हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, वो क्या करती है, इन्फ्लामेशंस को स्टॉप करती है। कुछ ड्रग्स के नाम है कि मेथोट्रेक्सेट, ये सब चीज़ें देते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड सल्फासालाजेंस, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स जो होते हैं, इनहिबिटर्स जो होते हैं, फैक्टर को इनहिबिट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशंस को ट्रिगर करती है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या है, ये साइटोकाइन से रिलीज होती है, हम देखा है साइटोकाइन से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होती थी। उसके कारण क्या होती थी, इन्फ्लामेशंस होती है। बी सेल्स डिप्लेटिंग एजेंट करते हैं। रिटुक्सीमैब ये एंटी इन्फ्लामेटरी कह सकते हैं कि ड्रग्स है, जो इन्फ्लामेशंस जो सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस जो सेल वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, उसको सबको ये बंद करती है। उसके बाद इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिसेप्टर इन सब एगोनिस्ट इसके अगेंस्ट में दे सकते हैं। उसके बाद अदर ड्रग्स जो होते हैं ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं कि एजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड साइक्लोस्पोरिन, ये सब चीज़ें देकर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी फर्दर सर्जिकल भी है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही जाने कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है
और इसकी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से हम जाने कि पैथोजेनेसिस कैसे कैसे जो डिजीज़ है डेवलप होती है जॉइंट्स में। और उसके बाद हम पढ़ें कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और फाइनली हम पढ़ें कि ये इसकी जो ट्रीटमेंट है क्या क्या हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।